उसने बड़ा जलील किया इस बार। उन्होंने उनके पास एक चाकू था, सबसे पहले एक लड़का सोया हुआ था, उसकी गर्दन पे उन्होंने चाकू रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ अगेन तैयब भाई मौजूद हैं। तैयब भाई अपने पहले 2 सफ़र तुर्की से डंकी लगा के आने के सुना चुके हैं। ये यूनान से डिपोर्ट हुए थे और वहाँ से फिर तुर्की गए, यानी कि डिपोर्ट होकर गए, जलील होकर गए। वहाँ पे फिर उन्होंने 6 महीने बार बार डंकियाँ लगाई, 6 डंकियाँ उन्होंने लगाई। 5 दफ़ा ये पकड़े गए, छठी दफ़ा ये पहुँचे, ख़ुद पहुँचे पैदल चलकर। तो आज इनको हम पूछेंगे कि तीसरे सफ़र में इनका क्या क्या इनके साथ हुआ। तो वीडियो पूरी देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दूसरों में शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पे नए आने वाले लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। जो पक्के देखने वाले व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इन वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर किया करें, ताकि चैनल थोड़ा सा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सके। बहुत मुश्किल हो चुका है, यहाँ पे चैनल अब बहुत डाउन हो चुका है, तो आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। तो शाह जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाह जी, आपका जो सफ़र तीसरा शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, तीसरा सफ़र जब मैं वापस आया टैक्सी से, उतरा नीचे, दोस्त को कॉल की कि मैं आ गया। उसने दरवाज़ा वगैरह खोला तो आगे मैंने देखा कि 2-3 लड़के हमारे ना रिहाइश के तैयार हुए पड़े हैं। मैंने कहा किधर जा रहे हो आप ना? तो उन्होंने कहा कि हम तो ग्रीस की गेम पे जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता भी नहीं आप जा रहे हो, मेरे साथ नहीं गए ये हो। तो उन्होंने कहा इस तरह हमारी एजेंट से बात होगी, ये बहुत अच्छा एजेंट है, लेकर जाएगा, पैसे भी कम है और अच्छी गेम कराएगा। मैंने कहा ठीक है जाओ। मैं तो अभी आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास अभी क्योंकि आपकी गेम भी आ जाएगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैंने ऊपर से शॉपिंग वगैरह भी करनी है। अभी अभी मैं गेम लगा के क्यों, आपको पता है कितना खर्चा हो जाता है गेम पे। वो चले गए। कोई 3-4-5 दिन बाद उनका कोई पता नहीं, एजेंट के साथ बात ही नहीं हुई, हमारा कोई पता नहीं। तो आखिर 10-12 दिनों बाद वो पहुंच गए। तो एजेंट का नाम आपको पता है जिसके साथ वो गए थे? एजेंट का नाम तो पता है लेकिन बता नहीं सकते। मुनासिब नहीं है इधर। अच्छा चले। होते ऐसे ही हैं, उनको अभी हम दिल में गालियाँ ही देते हैं, बड़े फराडी होते हैं। फ्रॉडी होते हैं, गालियाँ ही देते हैं, लेकिन हम उनका नाम बता नहीं सकते। अच्छा, तो फिर आपको गुस्सा तो आया होगा कि वो दोस्त सारे पहुंच गए और मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन हर किसी की अपनी किस्मत होती है। पछतावा भी नहीं हुआ कि मैंने फिर 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ते काम करके फिर मैंने चला जाना था। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। उनके साथ भी जो हमारे घर से 4 लड़के गए थे, जिनमें से 2 लड़के वापस आ गए थे दूसरे तीसरे दिन ही, क्योंकि उन पे हंसी भी बहुत आती है। वो एक लड़का तो अभी तुर्की कैंप में है, क्योंकि इस्तांबुल से वो पकड़ा गया था, उसको कैंप लगा दिया। अभी तक वो 6-7 महीने हो गए हैं उसको कि वो अभी कैंप में ही है। उसको ना छोड़ रहे हैं ना रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो उनमें से एक इधर इटली पहुंचाया था, आकर उसने शिप की गेम की थी, और 2 जो हैं अभी ग्रीस में हैं। वो उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी थी। आपने जो डंकी थी अपनी अपनी जो अगली गेम थी वो कब आपने दोबारा प्रोग्राम की होगी? दोस्तों का सुना होगा कि वो पहुंच गए हैं, तो एक दफ़ा से दोबारा आपका वो हाई हो गया होगा लहजा कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ। तो फिर कैसे आपने कितने दिन के बाद आपने दोबारा डंकी लगाई? बस वो पहुंचे, उसके बाद मैंने 1 हफ़्ते बाद मेरा फिर प्रोग्राम बन गया। एक और रैश का लड़का था, उसने कहा कि अभी हम जाएंगे इस एजेंट के साथ, जिसके साथ ये साइम और दूसरे लड़के पहुंचे हैं, हम इसके साथ जाएंगे। क्योंकि 55-60 लड़के उसने ना पहुंचाए थे उसी गेम में, बहुत बड़ी गेम थी, उसने पहुंचाए। तो हमने कहा कि हम भी इसी के साथ जाते हैं। तो मैंने फिर तैयारी कर ली, फ़ोन वगैरह लिया, पावर बैंक वगैरह लिया, 2-3 लड़के और साथ तैयार कर लिए अपने साथ जो दोस्त थे। तो हम इस तरह उसने उसने बड़ा जलील किया इस बार। क्यों? क्योंकि पहले तो हम उसकी रिहाइश पे गए। उस वक्त इस्तांबुल में इतनी सख्ती थी कि रिहाइशों पे ना पुलिस आ जाती थी। वो देखते थे कि कोई पाकिस्तानी अफ़गानी जो किसी घर में जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, तो वो कोई भी देखता था तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता था कि ये इस जगह पे ये इस तरह लड़के हैं। तो वो पुलिस वाले फिर रात को आ जाते थे, क्योंकि रात को गेम निकालनी होती थी, उधर ख़तरा भी बहुत था। तो बहुत मुश्किल से उसने इकट्ठे किए बंदे, 25-30 एक घर में। तो रात को उसने ना गाड़ी वाला आया, गाड़ी में उसने डाला। तो गाड़ी वाला कहता है कि मुझे अभी पैसे दो। डैंकर तो आया नहीं, कोई भी नहीं है, वो एक लड़का था, वो भी मुसाफिर था। उसके साथ उसने तुर्की ज़बान उसको आती थी, उसने तो डैंकर जो था वो एजेंट आप कह रहे, वो डैंकर भी वही था, एजेंट भी वही था, वो ख़ुद लेके जाता था। तो वो नहर पे था, नहर पे उसने लिया हुआ था घर, गांव में किसी में, वहीं पे रहता था। तो उसने गाड़ी वाले ने कहा मुझे अभी पैसे चाहिए, इधर से पैसे दोगे
जो उनका किराया होता है ना, कि कौन है डैंकर या कौन है गाड़ी तो मिले, तो पैसे दें तो मैं फिर आपको लेके जाऊंगा। तो डैंकर तो उधर नहर पे था, वो कह रहा था कि आप इधर लेके आओ बंदे तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। उसने आधा घंटा गाड़ी में बिठाया रहा, कहता है पैसे दोगे तो ये। तो फिर उधर से हमने क्या किया ना, वो लेके जा रहा है और पुलिस का भी खतरा है, रोड सड़क पे हम गाड़ी भी फुल है, ऊपर से ओवरलोड है। तो उस तरह ये लड़कों ने क्या किया, सारे नीचे उतरे और अपने अपने घरों में चले गए, सारे टैक्सियाँ करा के फिर वापस चले गए। तो एजेंट के साथ फिर बात की, उसने कहा यार माजरत करता हूँ, इस तरह ये मसला हो गया है, कल दूसरी गाड़ी आएगी आपको लेके जाएगी। फिर रात को हम उसकी रिहाइश पे गए, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर दूसरी गाड़ी हमें लेके गई नहर पे उसने बैठाया। उसके बाद उसने कहा कि सुबह का टाइम था, हम पहुँचे, उसने कहा कि सो जाओ इधर, हम जो है शाम को नहर पार करेंगे। तो डैंकर वो जिसके साथ हमने बात की ना, वो खुद चला गया अपने घर में, हमें उधर ही एक जंगल में छोड़ के कि आप इधर सो जाओ, कोई भी नहीं कुछ कहेगा, जनदरमा कोई भी या अब फौज का कोई मसला नहीं है, इधर सो जाओ। हम सो गए, खाना वगैरह जो साथ लेकर आए खाया। तो शाम को उसने कहा कि अब आज गेम नहीं पार करवानी, सुबह करवाएंगे, अभी पुलिस है। तो इस तरह करते करते ना उसने 3-4 दिन गुजार दिए। रोज़ाना ये कहता था आज जाते हैं आज जाते हैं। हाँ, सुबह आता था ये कहकर चला जाता था, फिर ऐसे करता था। हम भी परेशान हो गए, बिस्कुट वगैरह सब कुछ जो भी खाने के लिए, कैचे वगैरह या रोटी वगैरह हम लेके आते हैं, तो वो सारी ख़त्म हो गई। आगे क्या करेंगे, आगे हमारा अभी 7-8 दिन का सफ़र है, खाना वगैरह तो इधर ही सारा ख़त्म हो गया, उधर तो कोई दुकान भी नहीं है। हमें उधर से उसने उठाया और नहर के करीब ही जाके एक छोटा सा जंगल था, उधर बैठा दिया। और बात ये थी कि उसके ना और बंदे पीछे इस्तांबुल से आने थे। अच्छा, वो जमा कर रहा था असल में। हाँ, ये बात थी कि इस्तांबुल से और बंदे आ रहे थे, 30 इकट्ठा ही सबको लेके जाना चाहता था। हाँ, वो उसका ये इरादा था कि मैं इकट्ठे ही, पहले भी 50-60 लड़के के लेके गया, इस बार फिर मैं 50-60 लड़के लेके जाऊंगा। तो इस वजह से वो हमें जलील कर रहा था। तो नहर पे बिठा दिया। तो थोड़ी रात 2 बजे उसने कहा कि मैं आज आपको आकर 2 बजे आऊँगा, आपको नहर पार करवाऊँगा और साथ लेकर जाऊँगा। तो हम सब सो गए, मेरे साथ जो लड़के थे वो भी सो गए, हम 4 थे और बाकी हम 4 दोस्त थे। तो थोड़ी देर बाद ना साथ में एक फसल थी गंदम की, उधर से आवाज़ आती है। सब सोए हुए हैं, सब रात को सोए, स्लीपिंग बैग छापर वगैरह डाल डूर का जो भी साथ लेकर जाते हैं, किसी ने कंबल लेके, कोई कंबल लेके गया, कोई क्या लेके गया, सब सोए हुए हैं। ठंड भी बहुत थी और आवाज़ आती है। लड़के थे कोई 8-10 लड़के आगे, वो थे खुर्दे कह लें या तुर्की के कह लें, उनका कोई पता नहीं कौन थे, अच्छा, हम खुर्दे ही कहते हैं उनको। तो उन्होंने, उनके पास एक चाकू था। सबसे पहले एक लड़का सोया हुआ था, उसकी गर्दन पे उन्होंने चाकू रख लिया। चाकू नहीं था, बहुत बड़ी छुरी थी, और उन्होंने रख लिया और कहते हैं इस तरह कह रहे हैं, चुप कर जाओ, कोई भी बोले ना, कोई भी हिले ना, हम इसको मार देंगे। अच्छा। मतलब कि तुर्की ज़बान में वो बंदे कितने थे? बंदे 8-10 थे। अच्छा, उनको पहले से पता था कि यहाँ पर बंदे हैं? उनको पता था कि इधर बंदे सोए हुए हैं। वो आए, आकर चुप करके उन्होंने सबको कहा चुप, कोई भी बोले ना ये मार देंगे छुरी इस लड़के को। पंजाबी था कि उसकी गर्दन पे रखी थी और कहते हैं चुप कर जाओ। और उन्होंने क्या किया, मेरे पास फ़ोन था, पावर बैंक था, मैंने बैग में नहीं था, मुझे पता था कि बैग फेंकना भी पड़ सकता है, मैंने जेब में डाल दिया सब कुछ। बैग सर के नीचे थे सबके। उन्होंने क्या किया कि सबके बैग उठाए, सबके, वो कह रहे हैं कि फ़ोन दो, पावर बैंक दो और पैसे दो, ये 3 चीज़ें उन्होंने मांगी हैं। तो किसी के पास किसी ने भी नहीं दिए। और लड़के की गर्दन के ऊपर उन्होंने बड़ी छुरी रखी हुई है, सब डर गए कि मार ही ना दे। हाँ, मार उसको लग भी जाए तो हम क्या कर सकेंगे उधर। तो सब ने फिर उन्होंने क्या किया, वो 8-10 लड़के थे जो भी थे, उन्होंने सबके बैग उठाए, 2-2 3-3 बैग उठाए और वो भाग के चले गए। अच्छा, ये एक अजीब ही डाकू थे फिर। ये अजीब डाकू थे, समझ नहीं आई उन बैगों का क्या करना है उन्होंने, क्योंकि मुसाफिरों के पास, ज़्यादातर मुसाफिरों के पास फ़ोन, पावर बैंक कुछ भी नहीं होता। पैसे होते हैं लेकिन थोड़े 100-150 लीरा, उनका कोई वो नहीं। वो बैगों में कुछ ना कुछ पाया होता है थोड़ा बहुत, इसके अलावा ज़्यादातर वो अपनी पैंटों में ही छुपा के लाते हैं।
तो आपके पास थे पैसे? मेरे पास तो थे, मेरे पास 100-150 यूरो में जब भी आता था अपना 100-150 यूरो साथ लेकर आता था। मुझे पता था किधर छुपाने हैं, कि किस तरह कौन किधर तलाशी होती है। मैंने बहुत अच्छी जगह पे छुपाए थे। फ़ोन भी अपना सेव कर लिया था, पावर बैंक भी अपना सेव कर लिया था। वो उन्होंने सब ने बैग उठाया, मेरा बैग उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि नहीं तकरीबन कुछ लड़कों के बैग छोड़ दिए, जितना जितना उनके हाथों लगा, जितना वो उठा सकते थे सारे सबके बैगों में तो खाना ही था, पानी था, खाना था, वो सब ले गए। और सारी रात फिर उधर नींद नहीं आई किसी को भी। सब लड़के को कोई डैंकर को गालियां दे रहा है, कोई कह रहा है मेरा ये एजेंट है, मैं वापस जाऊंगा इस्तांबुल, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने बहुत ये किया है। हमने भी गालियां दी, सब गालियां ही दे रहे हैं। मैंने दोस्त को कहा कि आप सो जाओ, तो वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं। वो उन दोस्तों की पहली गेम, पहली गेम। मैंने कहा कि चलो तुम इधर गार्ड बन के खड़े हो, या कोई इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इस तरह सब। मैं उधर ही सो गया। जब सुबह हुई तो फ़ोन किया डैंकर को, मेरे पास फ़ोन था और किसी लड़के के पास भी नहीं था फ़ोन, किसी लड़के के पास भी फ़ोन नहीं था, मेरे पास फ़ोन था। मैंने ऑन किया और तुर्की की सिम थी, मैंने डैंकर को कॉल की। दूसरे लड़के जिसने डैंकर के साथ बात की थी उसने कहा कि मैं अभी ना 10 बजे आ जाऊंगा, आपके पास आता हूँ, तो आप वहीं पे वेट करो। तो 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, डैंकर तो आया नहीं। फिर दोबारा डैंकर को कॉल भी मैंने नहीं की। मैंने कहा कि फ़ोन, सब लड़के मुझे कह रहे थे कि, मैंने कहा यार मुझे छोड़ो, मैं अपना मोबाइल किसी को भी नहीं देता, जिधर मर्जी जाओ, जो दिल करे जाओ, टैक्सियाँ इधर से कराओ, वापस इस्तांबुल जाओ, जिधर भी दिल करे। नहीं कहते हमने आगे ही जाना है, मुझे पीछे पीछे नहीं है। और बैग है नहीं पास? बैग यानी कि कैसे जाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, 8-10 दिन कैसे गुजारा करेंगे। फिर मेरे साथ जो लड़के थे हम 4 अलग हो गए और बाकी सब सारे इधर उधर चले गए। तो उन्होंने कहा कि यार हमने अब दोबारा गेम नहीं करनी, हमने वापस इस्तांबुल जाना है। और एक मेरे साथ बड़ी उम्र के थे, 40-45 साल, चाचा ही कह लें उनको, चाचू, मैं तो चाचू ही कहता था। तो उनके पास उनके बच्चे भी थे पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि यार मैं अभी बड़ी मुश्किल से करके आया हूँ ख़र्चा, तो मैं वापस ही जाऊँगा, अब इस्तांबुल ही रहूँगा। वो इस्तांबुल तुर्की के गांव में रहते थे और भैंसों गांव का गाय वगैरह इनका काम करते थे। उन्होंने अपने मालिक को कॉल की कि यार इस तरह हमने गलती कर दी आपको छोड़कर, हम वापस अपने काम पे आना चाहते हो। वो भी खुश हो गया, मालिक भी। उनका कि इनको गलती का एहसास हो गया, वापस आ रहे हैं, ठीक है। उसने अपनी गाड़ी लेकर आया और उन तीनों को लेके गया, मैं भी साथ था। मैंने कहा अब मैं अकेला क्या टैक्सी करूँगा, मैं भी इनके साथ ही जाता हूँ। तो मैं भी फिर वापस उनके साथ चला गया। तो इस तरह से आपकी तीसरी डंकी समाप्त हुई? जी, मैं वापस चला गया, फिर उधर वापस इस्तांबुल चले गए और बस टंकी ख़त्म ही हो गई ये वाली। मतलब ये आप नहर से क्रॉस भी नहीं कर पाए, डाकुओं के हत्थे लगे, वहाँ पे अपना सामान दिया और वापस आ गए? हाँ यही है। और दूसरे लड़के कोई जो मेरे साथ थे वो कह रहे थे कि ये डैंकर ने खुद ही भेजे हैं ये बैग वगैरह, या इसके लिए उनको ज़रूरत थी, या बैगों में क्या है, खाना पीना ही है, पानी है, वो क्या करना था उनको। गेम तो वैसे भी नाकाम थी। 4 दिन तो पहले हम 5 दिन नहर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो फिर आपको इसके बाद क्या सबक मिला कि अगली दफ़ा आपने किसके साथ गेम लगानी है? अगली दफ़ा मैंने कहा कि अब एजेंट ऐसे करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए उनके साथ। फिर मैंने भी ऐसा ही किया, जब मैं कामयाब हुआ ऐसा ही किया एजेंट के साथ भी। क्या किया? वो अगली टंकी में आपको बताएंगे ना। चलें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका, आपने हमें अपना तीसरा सफ़र बताया कि आप कैसे नहर से ही वापस चले गए। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया अगर आपने सारी वीडियो देखी है, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। शाह जी का दिलचस्प सफ़र अभी जारी है, 3 सफ़र हो चुके हैं, चौथा और 5वां जारी है, तो इंशाल्लाह कामयाब कर रहेंगे इनको। इसके अलावा शाह जी के, क्योंकि ये तो डिपोर्ट होने के बाद के सफ़र हैं, मैं ख़ुद जो है वो 8 दफ़ा डंकी लगा चुका हूँ तुर्की से यूनान की। वो भी इंशाल्लाह दोबारा से शुरू करूँगा, आपको प्रॉपर रूट से बताऊँगा कि मैं किस रास्ते से आया, कैसे आया, क्या वहाँ पे माहौल था, वो सारे के सारे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक भी किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें कमेंट में, ताकि पता चले कि आप मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानी तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।